कुलियों से मिले हैं, बेरोजगारों से मिले हैं, शिक्षिकाओं से मिले हैं, शिक्षा मित्रों से मिले हैं, आंगनबाड़ियों से मिले हैं, आशा बहुओं से मिले हैं, सफाई कर्मचारियों से डायरेक्ट बात करके बनाया है। आपको मैं एक ही उदाहरण दे देती हूँ क्योंकि किसान का मुद्दा यहाँ उठा है। 2500 में हम गेहूं धान खरीदेंगे और 400 में हम गन्ना खरीदेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो आवारा पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे विकट है उसका निस्तारण करेंगे और एक गोबर गाय धन योजना बनाएंगे, जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। क्योंकि आपने हमारी अन्य सरकारों के बारे में कहा, हमारे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए में गोबर खरीदा जाता है, जिससे कि किसान को गाय गोरू जो नहीं दुधारू रहती, छोड़नी नहीं पड़ती है, वो रखते हैं, गोबर बेचते हैं, उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है और उनको कुछ लाभ भी होता है। राजस्थान में हमारी सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू करी हुई है, जिसमें 5 लाख तक का सरकारी इलाज मुफ्त होता है किसी भी बीमारी के लिए। वहां से उस योजना को उठा के हमने 10 लाख तक का इलाज सरकारी कहा है। तो बहुत सारी चीजें हमने अपनी जो प्रेजेंट सरकारें हैं वहां से उठाई है, बहुत सारी योजनाएं हमने लोगों से बात करके उठाई है। लेकिन ये जो घोषणा पत्र है इसको हमने जन घोषणा पत्र इसीलिए कहा है और उन्नति विधान इसीलिए कहा है क्योंकि हम लोगों ने लोगों से बातचीत करके बनाया है। जब हम 20 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं तो हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे, हमने पूरा खाका दिया। अगर आप मेरा घोषणा पत्र हमारा पढ़िए तो पूरी तरह से कौन से विभाग से कितनी नौकरियां बनेंगी, कहां पर पद रिक्त हैं, उनको कैसे भरा जाएगा, क्यों आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को नौकरी दी जाती है, जिसको 45,000 मिलना चाहिए उसको 6,000 क्यों मिल रहा है, उसका नियमितीकरण होगा। तो पूरा खाका तैयार करके ये घोषणा पत्र तैयार हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि ये लोक लुभावन नहीं है लेकिन ये लोगों की आवाज है। आउटसोर्सिंग और जो संविदा कर्मी है, चुनाव होता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, आज हिजाब है कल कुछ और रहा होगा, लेकिन आपने देखा लोग उगता चुके इससे। भाजपा को लगता है एक इकोनॉमी का टर्म होता है रेट ऑफ रिटर्न। आपने 100 रुपए कहीं पर लगाया, उस पर आपको कभी 10 रुपए मिलता है, वो घटते घटते 1 रुपए भी हो जाता है, रेट ऑफ रिटर्न। इस पर रेट ऑफ रिटर्न अब खत्म हो चुका है क्योंकि आज सवाल भुखमरी का है, बेरोजगारी का है, गरीबी का है, भर्ती का है। तो मुझे लगता है ये डिमिनिशिंग रिटर्न है। भाजपा जरूर इस चुनाव को पोलराइज कराना चाहती है। जो भाषा योगी जी बोल रहे हैं या जो भाषा मोदी जी बोल रहे हैं, चाहे वो 1.5 घंटे लोकसभा में बोले हो, चाहे 1.5 घंटे राज्यसभा में बोले हो, चाहे 70 मिनट की एनआई से मन की बात करी हो, चुनाव के जस्ट पहले इंटरव्यू देते हो, चुनाव के जस्ट पहले आज सवेरे योगी जी ने इंटरव्यू दिया, ये सब चुनाव आयोग देखता नहीं है, देखकर अनदेखा कर देता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एजेंसीज को और संस्थाओं को यह देखना पड़ेगा कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन इस देश का जो वोटर है वो बड़ा जागरूक है और वो सब देख रहा है और वो वोट देकर अपनी ताकत दिखाएगा। एक मुख्यमंत्री का एक बयान आया हुआ है, उसमें उनका कहना है कि कांग्रेस को डुबोने के लिए और किसी का सूचना नहीं, भाईदंगी का। मैंने वो बयान सुना, कल बोला था उन्होंने, ये बयान कल लिखा था या बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी बौखला गए, चाहे योगी जी की भाषा हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की भाषा हो, ये हार से बौखलाए हुए बौराए हुए लोग लगते हैं मुझे और दुख होता है मुझे। आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनमत से आए थे, जनमत अगर आपकी विदाई भी करता है तो सर आंखों पर होना चाहिए फैसला। ये बौखलाहट गलत है, लेकिन बौखलाहट में आप मर्यादा भूल जाए वो और भी गलत बात है। खैर मुझे लगता है योगी जी तो पहले रस्साकशी दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य से ही चल रही थी, अब अमित शाह के साथ पटखनी और गृह युद्ध चल रहा है। जब जो नफरती होता है उसको हर रोज नफरत नजर आती है। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में प्रियंका जी और राहुल जी को थोड़ा भी जानता है, लेश मात्र भी जानता है, आप एक कॉन्वर्सेशन, आप एक संवाद प्रियंका जी के साथ शुरू कर सकते हो, उसका अंत राहुल जी कर देंगे, इतनी घनिष्ठता है लोगों में। और मैं थोड़ा सा आपको अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि जब कोई परिवार या कोई भाई बहन या कोई आपका रिश्तेदार, जब आपने दुख उस सीमा का झेला होता है, जब आपने त्रासदी उस सीमा की देखी होती है, जो आपने चिखड़े अपने शहीद पिता के देखे होते हैं, तो आप बहुत एकजुट होकर रहते हैं। तो जो नफरत जहां देखता है उसको नफरत ही नजर आती है। काश परिवार की बात करते हुए अपने परिवार, लेकिन वीडियो पर और लगातार जो दिखा, उनकी गाड़ी से किसानों को गाजर मूली की तरह रौंदा गया। चार्जशीट में ये लिखा गया वो अकेले नामजद अभियुक्त थे। चार्जशीट में ये भी लिखा गया कि अजय
लेकर कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, उन्हीं की गाड़ी से लौटा गया। ये चार्जशीट की बातें बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। जब चार्जशीट में ये सब लिखा गया तो न्यायालय ने जब बेल दी तो सवाल मैं नहीं उठा रही हूं, सवाल इस देश के बड़े बड़े वकील, सवाल इस देश के कानून व्यवस्था को समझने वाले भी उठा रहे हैं कि क्या ये बेल साक्ष्यों के आधार पर, क्या ये बेल लीगल स्क्रूटनी झेल पाएगी। और इसलिए ये फैसला पूछना जरूरी है क्योंकि पते की बात तो ये थी कि पूछताछ तो होनी चाहिए थी अजय मिश्र टेवी से, अगर उनके घर पे कॉन्स्पिरेसी हुई। जो मंत्री लगातार बोलता था मेरा लड़का तो दंगल में था लेकिन फोन से पता चला लड़का वहां था, उससे पूछताछ होगी नहीं, तो पूछताछ किससे होनी चाहिए। मैं सवाल न्यायपालिका पर नहीं उठा रही हूं, मैं सवाल उस बेल पर जरूर उठा रही हूं। और मेरा अपना मानना है कि इस न्यायपालिका में हम सबकी अटूट श्रद्धा और निष्ठा है। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में रहकर इस मामले की तफ्तीश हो रही है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी हुआ है न्याय संगत, जो उच्चतम न्यायालय है वो इसका संज्ञान जरूर लेगा। रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूं। 5 दिन इलीगल डिटेंशन हुआ होगा क्योंकि वो लखीमपुर के नरसंहार के जिन परिवारों का नरसंहार हुआ उनसे मिलने जाना चाहते थे। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो आजाद होने के बहुत करीब है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने चार्जशीट तो दाखिल कर दी लेकिन जगह ही नहीं करी कोर्ट को। वहां से खड़े होते हैं हरीश साल्वे, गोपाल चतुर्वेदी, श्रीमान सहाय, उत्तर प्रदेश के और देश के दिग्गज वकील, और प्रोसिक्यूशन की ओर से खड़े होते हैं जहां पे हमारे एडवोकेट जनरल ही नहीं गए। उनको लगा कि बहुत छोटा मामला है, यहां में क्या बहस करते जाओ। आज 4 दिन हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है इस मामले के खिलाफ, इस बेल के खिलाफ। और पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान, बिना कोर्ट की अवमानना की एक बात तो बोलनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को भी इस देश ने देखा है जिनकी 88 साल में मृत्यु हो जाती है, उनको एक स्ट्रॉ देने में सरकार के हाथ पैर फूल जाते हैं। ऐसे लोगों को भी देश ने देखा है जो आंदोलन कर रहे थे, कोई स्टूडेंट मूवमेंट कर रहा था, कोई सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, वो सालों से सड़ रहे हैं जेल में। लेकिन नरसंहार का मुख्य अभियुक्त को बेल देते वक्त कोर्ट पर भी कुछ सवाल उठेंगे क्योंकि बेल 3 ही लेखा जोखा को देंगे नहीं, बात को घुमाएंगे। आप उनसे नौकरी की बात करिएगा वो पाकिस्तान ले जाएंगे आप। फिर हम बात करते हैं किसानों की, और किसानों की बात करना इसलिए जरूरी है, फरवरी 2022 आ गई, किसानों की आय दोगुनी होनी थी। 27 रुपया कमा रहा है इस देश का किसान। आंधी पानी ओले में वो फसल उगाता है और 27 रुपया उसकी औसतन आय है। और उस किसान को आप झुंझुना देते हैं 6,000 रुपए का और टाका उसकी जेब पर डाल रहे हैं 30,000 रुपए का, क्योंकि डीजल, जीएसटी, खाद, कीटनाशक, ट्रैक्टर सबके दाम बढ़ाकर आपने खेती की बेसिक लागत प्रति हेक्टेयर करीब 30,000 रुपए बढ़ा दी। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं महंगाई की, और कमर तोड़ महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तो भूल जाइए, जो 100 रुपए और 80 रुपए के पास डीजल है और 1000 रुपए के पास रसोई गैस है, वो सब भूल जाइए। चाय पत्ती, आटा, दालें, जो पकौड़ा करने वाला तेल बताते थे मोदी जी, वो भी 200 के पार है। लेकिन ये सरकार से जब महंगाई की बात करेंगे तो नेहरू जी की बात करेंगे। अरे प्रभु, 8 साल से सत्ता में आप हैं, अपने बारे में अपना लेखा जोखा, जिस तरह से आपने अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया, उसकी बात कब करी जाएगी? कब मोदी जी और योगी जी बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार यहां ध्वस्त क्यों हो गई? कल मैं कानपुर में थी और मुझसे लोगों ने पूछा डबल इंजन की सरकार यहां क्यों नहीं चली। मेरे पास उसका सिर्फ एक ही जवाब है, इंजन एक तरफ नहीं, इंजन 2 तरफ चल रहे थे, एक उधर भाग रहा था, एक इधर भाग रहा था। जिस तरह की भाषा का उपयोग हमारे मुख्यमंत्री जी करते, और मेरे ही गृह जिले के बगल से आते हैं, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से चुने हुए सांसद थे आज इस देश के और प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री है, जिस भाषा का प्रयोग ये करते हैं, नौजवानों से कहते हैं प्रदर्शन किया नौकरी के लिए तो एनएसए लगवा दूंगा, आशा वर्गों से के कूले तोड़वा देते हैं, लाखों से पिटवाते हैं। ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अंत में मैं बातें महिलाओं की जरूर करूंगी, और इसलिए करूंगी क्योंकि आपके बगल में लखीमपुर,
एक महिला का वस्त्रहरण होता है और सारे दुर्योधन अपने मुंह पर दही जमाकर बैठते, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हाथरस में यही योगी सरकार, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा बलात्कार नहीं हुआ, और जब सीबीआई की चार्जशीट आई तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? उन्नाव में इनका विधायक आरोपी नहीं दोषी पाया गया है बलात्कार और हत्या का, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? तो सच तो ये है कि ये सरकार न किसानों की है, न बेरोजगार युवाओं की है, न महिलाओं की है। हर अमीरी और गरीबी का जो बढ़ता फासला है वो एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और मेरे नेता जब कहते हैं कि वो हिंदुस्तान है तो हाँ वो हिंदुस्तान है, और इसलिए है क्योंकि इस देश के 84% लोगों की आय घट गई। सबसे गरीब 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई, लेकिन इस देश के सबसे अमीर लोगों की आय 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ पहुंच गई, और उसका जवाब कोई नहीं देगा। भाजपा की सरकार से पूछो कि कल गुजरात में 24,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड सामने आया, जवाब नहीं देंगे। पूछिए अर्थव्यवस्था कोरोना के पहले चरमरा गई थी, उसका जवाब नहीं देंगे। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, उसका जवाब नहीं देंगे। महंगाई का जवाब नहीं देंगे, महिला सुरक्षा का जवाब नहीं देंगे। जवाब किसी का नहीं देंगे। जब जवाब मांगिए तो 1947 की बात करेंगे। और अंत से एक बात से कह के करती हूँ, नेहरू का नाम तब लीजिएगा जब आपका एक नेता 1 घंटे के लिए भी आजादी की लड़ाई लड़ने में जेल में रहा हो। 10 साल पंडित नेहरू जेल में रहे थे, उनकी आवाज पर दबाने की कोशिश करिए। उन्होंने एक स्वतंत्र भारत की नींव रखी, एक मॉडर्न भारत की नींव रखी। IIT बनाए, IIM बनाए, उन्होंने ISC बनाए, परमाणु क्षेत्र में हमारा विकास कराया। IT की रेवोल्यूशन राजीव गांधी के द्वारा लाई गई, तकनीकी की रेवोल्यूशन कांग्रेस पार्टी लाई, खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस पार्टी लाई, पूछने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, एजुकेशन का अधिकार कांग्रेस ने दिया। आपने क्या किया? आपके इस एक बजट की मैं बात करके अपनी बात समाप्त कर देती हूँ। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फूड सब्सिडी देनी पड़ी, मुफ्त अनाज देना पड़ा। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए जहां पर 140 करोड़ के इस देश में से 80 करोड़ का मुफ्त का अनाज देना पड़ रहा है। आपने बजट में फूड सब्सिडी 80,000 करोड़ गायब कर दी। आपने फर्टिलाइजर सब्सिडी काट दी, आपने पेट्रोलियम सब्सिडी काट दी, मतलब ईंधन अभी और भी महंगा होगा। और सबसे बड़ा गुनाह आपने किया कि गांव देहातों में मनरेगा जो एक संजीवनी की तरह था, उसका बजट भी 30,000 करोड़ रुपए काट दिया। ये किसी के सगे नहीं है। आपके सवालों का स्वागत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग प्रबुद्धजीवी लोगों से मिले, व्यापारियों से मिले, नौकरी पेशा लोगों से मिले, संगठन से बातचीत हुई। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार मुद्दों की राजनीति करी और मुद्दे उठाए। आपके कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। योगी जी ने अगर प्रदेश का विकास किया होता तो यहाँ के विकास को दिखाते। योगी जी ने विकास के नाम पर विकास के चित्र दिखाने के लिए अमेरिका की सड़कें, बंगाल के पुल, आंध्र के बांध और यहाँ तक कि चीन का हवाई अड्डा दिखा दिया। तो विकास 5 साल में किया नहीं है, 5 साल यही करते रहे, 80-20, अब्बाजान, कब्रिस्तान। अगर ये ना करते और वाकई में विकास करते तो उसके बारे में बात करते, बताते कि कितने युवाओं को रोजगार दिया, बताते कि कितनी महिलाओं का सम्मान किया, बताते कि कानून व्यवस्था को कैसे ठीक किया। आपके राज्य में हाथरस और लखीमपुर और उन्नाव होता है, आप अपने आप को तगमा दे रहे हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि योगी जी चुनाव के पहले आगामी हार को देखकर बौखला गए, लेकिन उनसे थोड़ी उम्र में छोटे होने के नाते और उस जगह की होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि बाबा जी, हार जीत होती रहती है चुनाव में, भाषा की मर्यादा और आपे पर थोड़ा संयम बनाए रखिए। सरकार कहती है माफिया राज खत्म कर दिया, लेकिन जौनपुर के एक माफिया है वो खुलेआम वोट मांग रहे हैं। माफिया राज किसका खत्म किया ये मैं जानना चाहती हूँ। एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष को टारगेट करके माफिया राज खत्म किया गया है या क्या किया गया है? क्या माफिया राज खत्म किया गया है? क्या कानून व्यवस्था का पर्याय, क्या कानून व्यवस्था का विकल्प ठोको हो सकता है? क्या कानून व्यवस्था का विकल्प इसको उड़ा दो उसको उड़ा दो हो सकता है? बुलडोजर हो सकता है? कानून और व्यवस्था चलाना सरकारों का काम है। इस सरकार में न नैतिकता है न मर्यादा है, तो इनको कानून का उल्लंघन करना ही आता है। और कानून का जब ये मुंह खोलते हैं तो इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिए, हाथरस की उस माँ को क्या कहिएगा, उन्नाव की पीड़िता को क्या कहिएगा, लखीमपुर में रितु सिंह को क्या कहिएगा? इसका जवाब अगर है
तो आगे की बात करते हैं। तो आप मानती है चुनाव में 80-20 नहीं चलेगा? मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का शोषण, महिलाओं की असुरक्षा, ये मुद्दे हैं। चुनाव में कोई भी मुद्दा जो वो चलाना चाहते हैं वो चल नहीं रहा है, इसीलिए बौखलाहट और ज्यादा है। 10 मार्च को कांग्रेस कितनी सीटें? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, जैसा कि मेरी नेता कहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमने एक मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में हमें विजय जरूर मिलेगी। धन्यवाद।